ट्वेल्थ के सिलेबस 2023-24 के अनुसार सेकंड चैप्टर है आपका मानव जनन। इस पूरे चैप्टर या पार्ट को हम 2 वीडियोस में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में मानव जनन पार्ट 1। सबसे पहले हम बुक के अनुसार चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसके नोट्स के माध्यम से इसको रिवाइज करेंगे। इन नोट्स को आप नोटबुक में लिखकर और याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ मानव जनन। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव में लैंगिक जनन होता है तथा नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। मानव एक जरायुज प्राणी है, अर्थात इस संतान को जन्म देते हैं। मानव में नर से नर शुक्राणु बनते हैं और मादा से अंडाणु निर्माण होता है, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं या युग्मकों का बनना। नर तथा मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट का परिवर्तन होता है, जिससे कोरकपुटी बनती है तथा कोरकपुटी अवस्था में भ्रूण जो है वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है, जिसे अंतरोपण कहते हैं। और उसके बाद का विकास जो है वो गर्भाशय में होता है। तो ये संक्षेप में है मानव जनन के बारे में। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। तो पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है और इसके अंतर्गत एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं तथा कुछ ग्रंथियां तथा भाजनेन्द्रियां पाई जाती हैं। वृषण शरीर में उदर गुहा के बाहर एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना में वृषण पाए जाते हैं। थैलीनुमा संरचना जो है वृषण कोश है। वृषण कोश के द्वारा जो है इसका महत्व क्या है कि वृषण कोश जो है वो वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अब वृषण के अंदर, वृषण जो है प्रमुख जनन अंग है। वृषण के अंदर 250 के करीब वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में अनेक कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। नर जर्म कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का काम पोषण करना है। जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये लीडिंग कोशिकाएं पुंजन नामक या एंड्रोजन नामक हार्मोन का श्रवण करती हैं। उसके बाद है वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग जो शीशन में होता है। शीशन जो है वो बाहरी जनेंद्र है और नर के अंदर मूत्रमार्ग और जनन मार्ग जो है सम्मिलित होता है। उसके बाद जो सहायक ग्रंथि हैं उसमें प्रमुख है प्रोस्टेट ग्रंथि और ब्रोयूथ्रेल ग्रंथियाँ। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसका प्रमुख कार्य जो है वो प्लाज्मा का निर्माण करना है, जिससे वीर्य बनता है और ये फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइमों से भरपूर होता है। बल्बोयूथ्रेट ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन प्रदान करना है, तो इसका कार्य है। और ये जो है 2 चित्र आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपका नर जनन तंत्र का चित्र है। इसके प्रमुख भाग हैं, आपको याद रखने हैं। वृषण, वृषण पालिकाएं, आदिवृषण और शुक्रवाहिकाएं और मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग और जनन मार्ग। तो चित्र इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वृषण की जो आंतरिक संरचना है उसका चित्र भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो गोलाकार जो आपको दिख रही है ये शुक्रजन नलिकाएं हैं। शुक्रजन नलिकाओं में जर्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। जर्म कोशिकाओं शुक्राणु बनते हैं। सर्टोली कोशिका का काम पोषण करना है। और शुक्रजन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से चित्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मादा या स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, तो ये इसके प्रमुख भाग हैं और ये इसका चित्र है। तो ये नामांकित चित्र आपको याद रखना है। ये 2 जो है आपको दिख रहे हैं, लाल जो है अंडाशय हैं, अंडाशय से ये 2 अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय है और ये योनि है। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। अब जो मादा जनन तंत्र है इसका संबंध स्तन ग्रंथियों से भी होता है। तो ये स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संयोजित होता है। और जो स्तन ग्रंथियां हैं उसमें दूध का श्रवण होता है और स्तन ग्रंथियों में स्तनपालियाँ पाई जाती हैं और स्तन वाहिनियाँ निकलती हैं और यहीं पर दुग्ध का जो है श्रवण होता है।
युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। आप सबसे पहले पढ़ते हैं शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन क्या है? नर में शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाता है। और शुक्र जनन की क्रिया होती है शुक्र जनन नलिकाओं में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो इसमें जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जर्म कोशिकाओं में शुरुआत में समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे बनती हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बनती हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में फिर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणु प्रसु बनते हैं और इनमें फिर विभेदन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु या वीर्य को मोचित करने की क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। तो ये इसका चित्र है शुक्राणु को मुक्त होने का। तो इस तरह से ये हो गया शुक्र जनन के बारे में। अब दो हार्मोन और होते हैं जो इस क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसमें है एक लुटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। और ये शुक्राणु का चित्र है जो इम्पोर्टेंट है। एक विकसित जो शुक्राणु है उसके 3 भागों में बांट सकते हैं उसको, शीर्ष भाग और उसका मध्य भाग और उसका पुच्छ भाग। शीर्ष भाग में अग्रपिंडक पाया जाता है। अग्रपिंडक इम्पॉर्टेंट है, ये टोपिनोवा संरचना है और इसमें जो है एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये निषेचन क्रिया में अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। ये इसका केंद्रक है, ये इसका मध्यखंड है जिसमें सूत्र कणिकाएं पाई जाती हैं। सूत्र कणिकाओं का कार्य जो है ऊर्जा उत्पन्न करना है और ये शुक्राणु को गति प्रदान करती हैं और ये इसका पुच्छ भाग है। तो ये चित्र भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अंड जनन। अंडाणु में अंड कोशिका का बनना अंड जनन कहलाता है। ये अंडाणु की आंतरिक संरचना है। अब अंड जनन की शुरुआत जो है भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है। जब मतलब स्त्री भ्रूण अवस्था में होती है 7 महीने, तभी उसमें अंडाणु के बनने की क्रिया की शुरुआत हो जाती है। उस समय जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसमें अंड जननी या उगोनिया बन जाते हैं और इनमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। और ये जो क्रिया है ये भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है। बाकी की जो क्रिया है जो बाद में होती हैं किशोरावस्था में। अब ये प्राथमिक जो अंडाणु कोशिका है इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बनता है द्वितीयक अंडक। अब ये जो अंडाणु है ये एक उत्तक टाइप की कोशिकाओं में पाया जाता है जिसे हम ग्राफिन पुट्टक कहते हैं। और ग्राफिन पुट्टक से जब अंडाणु मुक्त हो जाता है तब उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो अंडाणु मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये 2 रेखा चित्र आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये शुक्राणु जनन का है जिसमें आप देख सकते हैं ये किस तरह शुक्राणु बन रहा है, और ये है अंड जनन का चित्र। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अब जो पाठ में जो भी गैप्स रह गए उसको हम नोट्स के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र अन्य जंतुओं की तुलना में ज़्यादा विकसित और जटिल होता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, नर मादा पृथक होते हैं और नर में प्राथमिक जनन अंग वृषण तथा मादा में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें सहायक लैंगिक अंग भी मौजूद होते हैं। मानव में मध्य चक्र नहीं पाया जाता, इसलिए गैर मौसमी प्रजनन जो है वो कहलाते हैं। मानव मादा में रजोदर्शन के प्रारंभ होने पर संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है तथा रजो निवृत्ति होने पर यह क्षमता समाप्त हो जाती है। मानव जन्म में निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात मानव जो है सजीव प्रचिक या विविपैरस प्राणी है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में जो प्रमुख अंग हैं वृषण, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य नर
युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करना है। और ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। और ये इसका सरल चित्र है जो आप बना सकते हैं। उसके बाद वृषणकोश उत्तर गुहाओं के आवरण में घिरे वृषणकोश स्थित होते हैं। वृषणकोश का ताप शारीरिक ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणु के परिपक्व होने में सहायक है। सेमनिफरस नलिकाएं वृषण में उपस्थित जो कुंडलित नलिकाएं हैं या शुक्राणु नलिकाएं जो हैं, इनके बीच में कुछ लैडिंग कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो सेमनिफरस नलिकाओं को शुक्रजन नलिकाएं भी कहते हैं। एपिडिडमाइस या अधिवृषण, इसकी संरचना में जो है शुक्राणु के परिपक्व होने तक ये यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और एपिडिडमिस से फिर शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्राणु संग्रहण शुक्रवाहिनी में किया जाता है, तो एपिडिडमिस के शुक्राशय जोड़ने कार्य करती है। मूत्रमार्ग यहाँ नलिका मूत्राशय से मूत्र एवं शुक्रवाहिका से शुक्राणु को उत्सर्जित करती है। शुक्राशय के उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। शुक्राशय स्रावित तरल पदार्थ से मिलकर शुक्राणु बेरी का निर्माण करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में हल्का क्षारीय द्रव उपस्थित होता है, जो जननांगों के अन्य वातावरण को उदासीन करता है, और यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। काउपर्स ग्रंथि, इसका कार्य मूत्र के अम्लीय प्रभाव को जो क्षारीय में परिवर्तित करना होता है। ये वृषण का जो है आंतरिक संरचना का चित्र है। ये सेमिनिफरस नलिका या शुक्राणुजनन नलिका है, और इसमें जो है जर्म कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु बनते हैं, और जो पोषण करने वाली कोशिकाएं उन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वो शुक्रजन नलिका के भीतर हैं, तथा अंतराली कोशिकाएं उनके बाहर पाई जाती हैं। तो ये आप समझ लेना। अब मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में मादा के मूत्र मार्ग और जनन मार्ग से कोई संबंध नहीं होता। जैसे नर में होता है, ऐसे यहाँ पर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग बिल्कुल पृथक होते हैं। मादा जनन तंत्र के जो प्रमुख अंग है, पहला है अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके साथ साथ इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलते हैं, जो मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों या ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी है। और ये इसका चित्र है। ये अंडाशय है एक जोड़ी, अंडवाहिनी और गर्भाशय और ग्रीविया और योनि। अंडवाहिनी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। नलिकाकार संरचना है, जिन्हें फैलोपियन नलिकाएं भी कहते हैं। इनका कार्य अंडाशय से अंडे का गर्भाशय तक पहुंचाना है। गर्भाशय निषेचन के पश्चात युग्मनित गर्भाशय में आता है, और वहीं पर प्रसव तक उसका परिवर्तन होता है। गर्भाशय की भित्ति लचीली होती है। योनि भी एक नलिका के समान संरचना है। जन्म नलिका या रज स्राव की नलिका भी कहा जाता है। योनि नर से शुक्राणु ग्रहण करती है, जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने हेतु कार्य करती है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक अम्ल का श्रवण करते हैं। माहवारी या मेंस्ट्रुएशन एक स्वाभाविक क्रिया है, जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच आरंभ होती है। एक माहवारी के रक्तस्राव से पहले दिन से दूसरी माहवारी के रक्तस्राव के पहले दिन तक के समय को मासिक चक्र कहते हैं, और सामान्यतः 28 दिन का होता है। माहवारी 42 से 50 वर्ष की आयु में अनियमित हो जाती है, बाद में पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवर्ती कहते हैं। शुक्राणुजनन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणुजनन कहते हैं। और शुक्राणु के अंदर जो है कई अनेक जो है वो शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। जर्म कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, और इसमें सेकंड विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। और बाद में शुक्राणु बनते से परिवर्तन हो जाता है, जिससे शुक्राणु कोशिका या स्पर्म कोशिका बन जाती है। एक परिपक्व जो शुक्राणु है उसके 3 भाग होते हैं, सिर, बॉडी और पूंछ। तो जैसा कि आप चित्र में आपने पहले देखा, तो वो चित्र आपका इम्पोर्टेंट है। और ये शुक्रजनन का रेखा चित्र है। शुक्राणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, प्रथम सूत्री विभाजन, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, और फिर शुक्राणु प्रसु, उनमें विभेदन हो गया, जिससे शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र 46 है, उसके बाद गुणसूत्र 23 हो जाते हैं। उसके बाद अंडजनन। अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। और ये पूरी जो चक्र है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रोलिफरेशन अवस्था, वृद्धि प्रवस्था और प्रौढ़ प्रवस्था। प्रोलिफरेशन अवस्था जो है ये मादा जब भ्रूण अवस्था में होती है या 7 माह की तभी शुरू हो जाती है, और जिसमें उगुनिया का निर्माण हो जाता है। वृद्धि प्रवस्था ये भ्रूण अवस्था में होती है, जिसमें प्राथमिक ओसाइट का निर्माण हो जाता है।
प्रौढ़ प्रवस्था ये जो है किशोरावस्था में होती है। इसमें प्रथम वार्षिक विभाजन होता है जिससे द्वितीयक अंडाणु और प्रथम ध्रुविकाएँ बनता है, और इसमें फिर दूसरा सूत्र विभाजन होता है जिससे अंड कोशिका बन जाती है और द्वितीय ध्रुविकाएँ बनता है। ध्रुविकाएँ जो है ये नष्ट हो जाते हैं, इनका कार्य जो है अंडाणु या अंड कोशिका का पोषण करना है। और ये अंड जनन की पूरा रेखा चित्र है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस पर कोई प्रश्न आता है तो अगर आपका जो है अगर लिखने का जो पार्ट अगर कम है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रेखा चित्र जो है ये पूरी तरह से सही होना चाहिए। तो ये सबसे पहले है भ्रूण प्रवस्था, उसके बाद वृद्धि प्रवस्था, प्राथमिक अंडक बन गया, प्राथमिक अंडक में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जिससे द्वितीयक अंडक और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बन गई, द्वितीयक अंडक में फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जिससे अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन गई। ध्रुवीय कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं, अंडाणु जो है यही हमारा मादा युग्मक है, और एक माहवारी चक्र में प्राय एक ही अंड कोशिका या अंडाणु बनता है। तो ये हो गई हमारी अंडचरण की क्रिया। कुछ दो परिभाषा और हैं, इस पर प्रश्न आ जाता है, समझ लेना आप। ग्राफ्टिन फॉलिकल क्या है? तो अंडाशय के अंदर मौजूद एक परिपक्व द्रव से भरी गुहा है जिसमें मादा युग्मक या डिंब होता है, और इसके फट जाने से मादा युग्मक या अंडाणु मुक्त होता है। इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ग्राफ्टिन फॉलिकल फट जाता है तो उसके बाद जो बची हुई जो कोशिकाओं का समूह है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण करती है। तो इस तरह से आपका जो ये युग्मक जनन का पार्ट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे आर्तव चक्र के बारे में, निषेचन एवं अंतरोपण, सहगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्धस्राव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।